हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज हम आपके लिए एक ऐसी यूनिक क्लासेस लेके आए हैं जिसकी वजह से आप देख पाएंगे कि हमारी जो पढ़ाई का लॉस हुआ था उस लॉस को हम भरपाई कर पाए, कुछ न कुछ भरपाई कर पाए। इस समय ज्यादातर स्टूडेंट परेशान है, बीएड, एमएड, बीटीसी वाले, जिनके पास नोट्स नहीं है या नोट्स हैं तो उनके पास गाइडेंस नहीं है कि क्लास कैसे हो। तो उनकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आज ये क्लास लेके आया हूं और वे लोग इस क्लास को अच्छे से समझें, क्योंकि उनके एग्जाम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा जो टेट, सीटेट, यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और उनके लिए ये जो क्लास है वो रामबाण सिद्ध होगी। अर्थात ये है कि आप इस क्लास को एंजॉय करें और इस क्लास में देखें कि आपको कितने सारे यूजफुल कंटेंट मिलते हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उस एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, 100% श्योर। उस टॉपिक का नाम है हमारे पास टीचर्स एजुकेशन, अर्थात शिक्षक शिक्षा। तो आइए शुरू करते हैं शिक्षक शिक्षा इस टॉपिक से रिलेटेड। लेकिन लास्ट में मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपके एग्जाम से रिलेटेड जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो इसीलिए बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखिए, शिक्षक शिक्षा की बात करें हम तो शिक्षक शिक्षा से मतलब क्या है। सबसे पहली बात आती है शिक्षक शिक्षा का मीनिंग, यानी शिक्षक शिक्षा का अर्थ। तो हम सबसे पहले जानेंगे मीनिंग ऑफ टीचर एजुकेशन। सबसे पहले हमारा होगा मीनिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन। मीनिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका अर्थ पता होना आपको बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब तक आपको उसका अर्थ नहीं पता होगा तब तक आप उसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, आप पढ़ने का मतलब ही नहीं आपका। क्योंकि आप जब एग्जाम में लिखेंगे, चलिए मान लीजिए कि आपके एग्जाम में बीटीसी का एग्जाम दे रहे हैं या बीएड का एग्जाम दे रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण एमएड का एग्जाम दे रहे हैं। एमएड के एग्जाम में आपको कम से कम 10 पेज लिखने होते हैं एक टॉपिक पर, और उस 10 पेजों को लिखने के लिए आपके पास कहां से आएगा पेज? तो इसलिए उस किसी भी सब्जेक्ट के आपको अगर कोई क्वेश्चन आया है तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले टीचर्स एजुकेशन में देखेंगे कि मीनिंग ऑफ टीचर्स एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन का अर्थ। तो अर्थ जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा, और उस विस्तार से थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, जरा ध्यान से देखिए। वर्तमान सामाजिक एवं राजनैतिक यथार्थ का स्वतंत्र, सुस्पष्ट तथा स्वच्छ विश्लेषण तथा समूचे राष्ट्र के लिए शैक्षिक स्थिति के समीक्षात्मक मूल्यांकन के लिए एक शिक्षक शिक्षा विशेष योग्यता रखती है, विशेष योग्यता रखती है। सबसे पहली बात देखिए, शिक्षक शिक्षा के लिए एक मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको बताना चाहता हूं, उस डेफिनेशन को समझें। शिक्षक शिक्षा उन युवाओं के लिए शिक्षक शिक्षा उन युवाओं के लिए एक व्यावसायिक तैयारी है, एक व्यावसायिक तैयारी है। शिक्षक शिक्षा उन युवाओं के लिए एक व्यावसायिक तैयारी है जो शिक्षक व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं, जो शिक्षक व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं। शिक्षक शिक्षा उन युवाओं के लिए व्यावसायिक तैयारी है जो शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करना चाहते हैं। मतलब यह है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए उसकी प्रोफेशन की तैयारी करते हैं। ऐसे ही जो लोग शिक्षा क्षेत्र में आना चाहते हैं वही लोग शिक्षक शिक्षा को ग्रहण करते हैं।
और यह जो व्यवसाय कहा गया है इसको यहाँ पर, क्योंकि वो उन लोगों का व्यवसाय भी होता है, ज्ञान देने, ज्ञानोर्जन के साथ साथ वह उनका व्यवसाय भी बनता है, इसीलिए इसे यहाँ पर व्यवसाय से संबोधित किया गया है। यानी कि यह व्यावसायिक तैयारी विभिन्न प्रकार की हो सकती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य गतिमान ज्ञान का विकास है। गतिमान ज्ञान से तात्पर्य यहाँ पर है कि किसी भी चीज को मोबिलिटी यानी कि चलते हुए ज्ञान का, क्योंकि हमारा जो शिक्षा का तात्पर्य यही है कि ज्ञान विस्तृत है और विस्तृत ज्ञान कभी ठहरा हुआ नहीं हो सकता, वह हमेशा परिवर्तनशील रहता है, यानी कि गतिशील रहता है। ज्ञान का विकास नित्य नए अनुभवों से प्राप्त होता है, क्योंकि हम रोज डेली कुछ न कुछ नया सीखते हैं, तो उन्हीं अनुभवों के विकास को ही हम लोग क्या कहते हैं, शिक्षा में ज्ञान। अच्छा चलिए एक छोटी सी लाइन बताना चाहूंगा कि अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें एक लाइन में, तो एक लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? शिक्षा निर्दिष्ट अनुभवों, शिक्षा निर्दिष्ट अनुभवों की एक सतत श्रृंखला है, कि एक सतत श्रृंखला है। सतत श्रृंखला है मतलब ये कि हम हमेशा डेली नया जो कुछ भी सीखते हैं एजुकेशन में, वह सब किस में आता है? शिक्षा, ज्ञान में। आप कुछ भी नया सीख रहे हैं वो सब कुछ ज्ञान है। यहाँ पर केवल स्कूली ज्ञान को ही ज्ञान नहीं कहा जाता, आप व्यवहार में, परिवर्तन में, व्यवसाय में, या आप प्रकृति से जो कुछ भी सीखते हैं वह सब क्या है? आपका शिक्षा। ठीक है, शिक्षा निर्दिष्ट अनुभवों की एक सतत श्रृंखला है। मानव जीवन में जितने भी अनुभव करते हैं मनुष्य, वह सब क्या कहलाते हैं? हमारे शिक्षा यानी कि ज्ञान। इसी के रिगार्डिंग सन 1972, नोट कर लीजिएगा, सन 1972 1972 में यूनेस्को ने इसको डिफाइन किया, और उन्होंने एक बुक थी लर्निंग टू बी, बुक का नाम याद रखिए, एग्जाम में अक्सर करके पूछ लिया जाता है, लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी, तो लर्निंग टू बी में क्या कहा है? शिक्षा शास्त्रीय प्रशिक्षण मानव व्यक्तित्व को विभिन्न आयामों की खोज एवं शिक्षक शास्त्रीय प्रशिक्षण मानव व्यक्तित्व को विभिन्न आयामों की खोज एवं सम्मान की दृष्टि से संचालित किए जाने चाहिए, तथा व्यावसायिक स्थितियों में जिनमें शिक्षक को प्रशिक्षण किया जाना है, उनमें गहन परिवर्तन की आवश्यकता है। मीनिंग ये है कि जो भी शिक्षा हम दे रहे हैं वह एक सम्मान है, और उस सम्मान में हम नित्य नए प्रयोगों को करते हैं, और उन नित्य नए प्रयोगों से जो हमें गेन होता है, जो लाभकारी होता है मनुष्य के लिए, उसको हम समाहित करते हैं। मतलब यह है कि ज्ञान हमेशा परिवर्तनशील है, इसे परिवर्तन रखना है। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टीचिंग एंड एजुकेशन ने क्या कहा। अभी हम बात कर रहे हैं केवल मीनिंग की। इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टीचिंग एंड टीचर्स एजुकेशन 1987, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, इंसाइक्लोपीडिया किसका? ऑफ टीचिंग लर्निंग, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ
टीचिंग लर्निंग, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टीचिंग लर्निंग में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। आज और कल होने वाले शिक्षक से अपेक्षा है, आज और कल होने वाले शिक्षक से अपेक्षा है कि वह समाज में वही स्तर प्रतिस्थापित अर्जित करे जो एक अन्य प्रतिष्ठित समाज की होती है। ये बहुत बड़ी बात है कि टीचर को एक समाज में वैल्यू बनाने के लिए कहा गया है। जैसे उनका शैक्षिक कार्यक्रम इस स्तर का हो कि उसकी तुलना चिकित्सक से की जा सके, यानी किसी टीचर का टीचिंग इस तरीके की हो कि उसकी कंपेयरिंग एक डॉक्टर से की जा सके। आज हमारे समाज में देखिए, कोई बच्चा डॉक्टर बनता है तो उसका लेवल एक स्टैंडर्ड लेवल का समझा जाता है, लेकिन अगर कोई टीचर बन के आता है तो उसकी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि शिक्षा का स्तर, शिक्षा का लेवल लोगों के दिमाग में कम है। तो हम सम्मान की दृष्टि से तो समझते हैं शिक्षक को, लेकिन उतना सम्मान नहीं मिलता जितना हम लोग अपेक्षा करते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया ने यही कहा था कि उसका शैक्षिक कार्यक्रम इस स्तर का हो कि एक डॉक्टर से कंपेयर किया जाए, इंजीनियर से कंपेयर की जाए, उसकी साइंटिस्ट से कंपेयर की जाए, क्योंकि वह भारत का भाग्य विधाता होता है, वह किसी भी देश का नागरिक होता है और उस देश के नागरिक का भाग्य विधाता होता है, और उस भाग्य विधाता को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर को मिलता है। यही कहा है इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ टीचिंग एंड टीचर्स एजुकेशन 1987 ठीक है ना। अब हम बात करेंगे शिक्षण प्रक्रिया के अंग। शिक्षण प्रक्रिया के अंग। शिक्षण प्रक्रिया के अंग, ठीक है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं। शिक्षण प्रक्रिया के कितने अंग हैं? 3। देखिए, पहला अंग है अध्यापक, ठीक है। दूसरा अंग है आपका छात्र, और तीसरा अंग है इसका पाठ्यक्रम। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है ना। मैंने नहीं समझा, बाकी आपका डिस्क्रिप्शन में सारा दिया हुआ है और ये सारी चीजें आप देखते जा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अध्यापक का है, क्योंकि अध्यापक ही वह व्यक्ति होता है जो इस शिक्षण प्रक्रिया को पूरी को संचालित करता है। क्योंकि योग्य शिक्षकों के अभाव में छात्र वांछित ज्ञानार्जन से वंचित रह सकता है। शिक्षा की व्यवस्था किसी भी प्रकार की हो, लेकिन अध्यापक सर्वोपरि हो, यानी कि कोई भी व्यवस्था करनी हो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? शिक्षक का। वही शिक्षा व्यवस्था को संचालित करता है या जीवित बनाता है। अब हम बात कर रहे हैं, वर्तमान में हमारा राष्ट्र एवं समाज परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में शिक्षक की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वही हमारे भावी युवाओं के लिए अपने अवबोधन से या अपने ज्ञान से हमारे छात्रों को नए जीवन की ओर अग्रसर करता है, व्यवसाय की ओर, एजुकेशन की ओर, राजनीति की ओर, सामाजिकता की ओर। सारे दृष्टिकोण शिक्षक पर ही निर्भर करते हैं। इसमें हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा है समाज में अध्यापक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बौद्धिक परंपराओं एवं तकनीकी कौशलों के स्थानांतरण के साधन के रूप में सभ्यता की ओर ज्योति प्रज्वलित करने का कार्य करता है। यानी कि एक सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ज्ञान को ट्रांसफर करने के लिए जो कार्य करने वाला योग्यता होता है उसी को शिक्षक कहा जाता है। यानी कि उनके सर्वपल्ली राधाकृष्णन के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण अंग इसका शिक्षक है। ठीक है, इसके साथ साथ में उस समय के शिक्षा आयोग, जिसको हम लोग मुदालियर आयोग भी कहते हैं, मुदालियर आयोग, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट, सुपरटेट, यूपीटेट, इन क्वेश्चनों में कई बार आया है मुदालियर आयोग आखिरकार कब बना। तो आप इसमें लिख सकते हैं 1952, 53 मुदालियर आयोग का क्वेश्चन अक्सर करके बन जाता है। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा शिक्षा के बारे में, यानी शिक्षा के बारे में, अध्यापक का उसके गुणों तथा उनके व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा उसके विद्यालय एवं समाज में प्राप्त स्थान को महत्वपूर्ण मानते हुए उसके महत्व को सर्वोपरि माना। यानी कि मुदालियर आयोग ने भी कहा कि समाज के हितों को देखने के लिए शिक्षक का स्थान शिक्षा व्यवस्था में सर्वोपरि होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। ना उसमें छात्र, ना उसमें करिकुलम जब तक संचालित नहीं हो सकते, जब तक शिक्षक उसमें अपनी योग्यता नहीं दिखाएगा। शिक्षक मैं आपको मुदालियर आयोग की बात बताना चाहूंगा। कोठारी आयोग में क्या होगा? कोठारी आयोग, तो देखिए कोठारी आयोग, अच्छा पता है आपको कोठारी आयोग कब आया? क्योंकि कोठारी आयोग का भी क्वेश्चन अक्सर करके एग्जाम में आया हुआ है। 1964 to 1966 कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने अपना एक प्रतिवेदन दिया था जिसको शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास के नाम से जाना जाता है। शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास, आप देख सकते हैं शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास सबसे महत्वपूर्ण बात। यानी कि कोठारी आयोग का प्रतिवेदन का नाम क्या था? शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास। ये सीटेट और यूपीटेट में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास, ये प्रतिवेदन किसका था? कोठारी आयोग का। कब आया? 1964 से 66। ठीक है ना। मैं कहा क्या कहा गया है? शिक्षा के स्तर तथा राष्ट्रीय विकास के शिक्षा के योगदान को जितनी बातें प्रभावित करती रही हैं उनमें अध्यापक के व्यक्तित्व की क्षमता, चरित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान इन्होंने भी शिक्षक को ही माना है। उनमें अध्यापक के व्यक्तित्व, क्षमता का चरित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि इन्होंने अध्यापक की चरित्र, क्षमता तथा कौशल, तीन चीजों को बहुत ज्यादा जोर शोर से उल्लेखित किया है। यानी कि उसके कौशल को, उसकी क्षमता को, उसके चरित्र को सबसे ज्यादा सुदृढ़ माना है। किसने? कोठारी आयोग ने। ध्यान रखें इन तीन बातों को लिखा है शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास प्रतिवेदन में।
क्या लिखा है? चरित्र, क्षमता और कौशल तीनों का ही निर्माण शिक्षक के द्वारा होता है। अब हम बात करेंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक टीचर के बारे में क्या कहा, अध्यापक के बारे में क्या कहा है, इसको जरा एक बार में समझते हैं। बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, क्योंकि वो है हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे और उस समय शिक्षा की व्यवस्था देखना भी बहुत महत्वपूर्ण बात थी, क्योंकि उस समय शिक्षा की व्यवस्था जो थी हमारी ब्रिटिश शासन के अनुसार थी और उनके अनुसार भारतीयों के लिए शिक्षा न के बराबर थी। इसीलिए शिक्षा में सुधार करने के लिए हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे। उन्होंने उस शिक्षा को व्यवस्था को बहुत सुदृढ़ करने के प्रयास किए और ये इतने सारे आयोगों का निर्माण किया। उन आयोगों में निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, उस समय के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? अध्यापक को अपने व्यक्तित्व एवं व्यक्तिगत मूल्यों एवं संस्कृति जो अध्यापक के साधन है के द्वारा अपने शिष्यों को उच्च मूल्यों को दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में सहायता करनी चाहिए। अध्यापकों नवांकुरों के लिखने में भी सहायता करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि वो कहते थे कि हमारे पास जो जितना ज्ञान है वह ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कैसे होगा। जो ज्ञान है उसको हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करने के लिए ही शिक्षक जो होते हैं ये कार्य करते हैं। यानी जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना है और इसके लिए शिक्षक के उच्च मूल्य, आदर्श और उसके संस्कृति का विशेष महत्व बताया। किसने? प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम बात करेंगे अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की कि हमारे भारत में अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अध्यापक शिक्षा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ठीक है ना। इसको जरा समझिए। इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। यहां 3 भाग, ठीक है ना। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग। इनको भागों को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ठीक है, पहला पार्ट है हमारा वैदिक युग। दूसरा पार्ट है हमारा मध्य युग, ठीक है, और तीसरा पार्ट है हमारा ब्रिटिश युग। ब्रिटिश युग, ठीक है ना। इन तीनों पार्टों को हम धीरे धीरे करके समझेंगे कि इन तीनों पार्टों में इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है अध्यापक शिक्षा की वो क्या रही है। उन तीनों पार्टों को ध्यान से समझते हैं क्योंकि इन तीनों पार्टों से ही हमारा अध्यापक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कंप्लीट होता है। जरा समझने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा पार्ट कौन सा है? वैदिक एज, ठीक है ना। सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा वैदिक एज। वैदिक एज, वैदिक काल। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल में अध्यापन का कार्य का उद्देश्य आध्यात्मिक विकास को माना जाता था। यानी कि वैदिक काल में अध्यापन का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक ज्ञान या आध्यात्मिक विकास ही था। उस समय
कि सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक व्यक्तित्व एवं राजनीतिक एवं धार्मिक आदर्शों का विकास करना अध्यापक का कार्य था। अध्यापक को उच्च चरित्र का स्वामी होना अवश्य महत्वपूर्ण होता था। उस समय शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग होता था चरित्र का निर्माण, और आध्यात्मिक शिक्षा देना ही उसका मूल कार्य था। उस समय आपको मैं बता दूं कि इस तरह की शिक्षा नहीं थी जिस तरह की शिक्षा आज है। पहले राजा महाराजाओं के बच्चों को ही शिक्षा दी जाती थी और उनके बच्चों को शस्त्र शिक्षा और शास्त्र शिक्षा, दो ही शिक्षा दी जाती थी और कोई शिक्षा नहीं थी जो कि आध्यात्मिकता से और शास्त्र शिक्षा से जुड़ी हुई होती थी। ठीक है ना, तो उस शिक्षा में हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, पर प्रारंभिक हुई। जैसा कि ऋग्वेद में कहा गया है, वैदिक काल का छात्र बौद्धिक सुझाव एवं श्रेष्ठ बौद्धिकी से युक्त, विषय निपुण, सद आचरण युक्त, ब्रह्मचर्य पालक था तथा अनंत सत्ता के प्रति समर्पित था। यहां अनंत सत्ता से मतलब है ईश्वर के प्रति समर्पित था, यानी कि उस समय जो शिक्षा का जो पूरा कॉन्स्टेंट रहता था वो भगवान की ओर, ईश्वर की ओर रहता था। यानी कि उस समय शिक्षा को पूर्ण रूप से, शैक्षिक स्तर को पूर्ण रूप से भगवान के लिए डिवोटी किया जाता था, यानी भगवान के लिए प्रेरित किया जाता है। यानी कि वह उस सर्वोत्तम शिक्षा के, सर्वोत्तम जो सत्ता कहते हैं, सर्वोत्तम सत्ता का मतलब यहाँ पे ईश्वर से ही डिनोट किया गया है। इस डेफिनेशन में आप जो देख रहे हैं, सर्वोत्तम कहा गया है, समर्पित था, अनंत सत्ता, तो अनंत सत्ता किसके लिए कहा गया? ईश्वर के लिए कहा गया। ठीक है ना। उस समय किसी भी प्रकार के औपचारिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं थी। जिस तरीके से आज बीएड, बीटीसी, एमएड ये सारे कोर्सेज चल रहे हैं, उस समय किसी भी तरीके की ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं होते थे टीचर्स के लिए। श्रेष्ठ तथा ज्ञानवान अध्यापकों की संगति में ही छात्र ज्ञानवान तथा कुशल होते थे। जो टीचर श्रेष्ठ होते थे उनके साथ रहकर ही या उनके साथ देखकर उनको ही सीख जाते थे। वैदिक काल के अंतिम अवधि में अध्यापन पैतृक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया। यानी कि जो वैदिक काल का जो लास्ट समय था, लास्ट स्टेज थी, वह उसका सबसे बुरा समय था। क्योंकि वैदिक काल जब प्रारंभ हुआ या वैदिक काल जब बीच में चल रहा था तो बहुत अच्छे से सही चल रहा था, सब कुछ सही था। लेकिन वैदिक काल में जब समाप्त होने की ओर आया वैदिक काल, तो उस समय उस शिक्षा व्यवसाय को एक विशेष वर्ग ने अपने लिए रिजर्व कर लिया। तो उसका सबसे बड़ी जो इसकी विडंबना मानी गई उस समय की, वो यही मानी गई कि शिक्षा व्यवसाय एक पैतृक व्यवसाय बन गया। यानी कि इसमें कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गुणवान हो, चाहे कितना भी महान हो, कितना भी कौशल युक्त हो, कितना भी आपको चरित्रवान हो, लेकिन उस व्यक्ति को शिक्षक बनने का अधिकार नहीं होता था, क्योंकि वह एक व्यवसाय पैतृक हो चुका था। तो पैतृक व्यवसाय के रूप में स्थापित हो गया था, ऐसा हमारे ऋग्वेद में कहा गया है। अच्छा, इसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल, अच्छा, मध्यकाल का दूसरा नाम मुस्लिम काल है। मुस्लिम काल, अगर मुस्लिम काल में देखिए, मैं आपको यहां पर ये जो वैदिक काल और मुस्लिम काल और तीसरा आपका ब्रिटिश काल जो पढ़ा रहा हूं, तो तीनों कालों में कभी भी शिक्षा के बारे में नहीं पढ़ा, मैं शिक्षक शिक्षा के बारे में पढ़ा, क्योंकि शिक्षक शिक्षा समझ रहे हैं। यहाँ पर हम पूर्ण रूप से शिक्षा की बात नहीं कर रहे। नहीं तो स्टूडेंट देखिए एडमिशन आ जाते हैं आपके, कि उसका एडमिशन के लिए कौन से संस्कार, वैदिक काल में कौन सा संस्कार होता था और आपका मध्यकाल में कौन सा संस्कार होता था, ब्रिटिश काल में कौन सा संस्कार। तो मैं उन चीजों पर डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आज हमारा टॉपिक टीचर्स एजुकेशन है, ठीक है ना, कि शिक्षा है। तो टीचर्स एजुकेशन अलग टॉपिक है और शिक्षा टॉपिक अलग है। दोनों को अलग अलग रखें, ज्वाइंट ना करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो मुस्लिम काल में हम बात करेंगे किसकी? टीचर्स एजुकेशन की। मैंने सारे टॉपिक केवल टीचर्स एजुकेशन पर डिस्कशन किए, ठीक है ना। तो टीचर्स एजुकेशन में हम बात कर रहे हैं किसकी? मध्यकाल की, यानी कि मुस्लिम काल की। मुस्लिम काल में भी कुछ खास नहीं था, वही था जो वैदिक काल के जो समाप्ति की ओर था, वही चीज मुस्लिम काल में भी आया। इस काल में मुल्ला तथा मौलवी मकतब तथा मदरसों में अध्यापन का कार्य करते थे। किसी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण या प्रमाण पत्र इनको नहीं दिया जाता था। कक्षा, न्याय की
पद्धति प्रचलित थी। न्याय की पद्धति को मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। न्यायिक पद्धति, न्यायिक पद्धति का मतलब है कि किसी क्लास में जो स्टूडेंट सबसे होशियार होता था, अच्छा होता था पढ़ने में, जैसा कि आज की क्लासों में टीचर की नजरों में जो बच्चा होशियार होता है उसको मॉनिटर बनाया जाता है, ऐसे ही उस समय जो बच्चा होशियार होता था उसको शिक्षक की अनुपस्थिति में पढ़ाने के लिए भेजा जाता था। ठीक है, वही पढ़ाएगा, इसीलिए वह न्याय की पद्धति कहलाती है, यानी कि नायक बनता था उनमें से एक। तो थोड़ा सा समझते हैं। न्याय की पद्धति प्रचलित थी। छात्र शिक्षक की अनुपस्थिति में कम योग्यता वाले छात्रों को पढ़ाने तथा नियंत्रण रखने का कार्य करते थे। बड़ी कक्षा के छात्र छोटी कक्षा के छात्रों को पढ़ाते थे। इस काल में शिक्षा का अर्थ केवल इस्लाम की तालीम देना तथा मुस्लिम शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक तैयार करना मात्र ही था। यानी मुस्लिम काल में भी वही चीज आई दोबारा से कि उसमें केवल मुस्लिम शिक्षा को बढ़ाने का ही तात्पर्य था। मुस्लिम शिक्षा ही बढ़ाई जाएगी और मुस्लिम शिक्षा के ज्ञान तालीम दी जाएगी उनको, यही चीज उनकी विशेष योग्यता थी, जो कि उनका भी हाथ का कारण था। ठीक है ना, यह भी एक तरह से एक संकुचित शिक्षा के रूप में स्थापित हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा ब्रिटिश पीरियड, यानी कि हम तीसरी की बात करेंगे। तीसरा है हमारा ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल जैसा कि आप देख रहे हैं। चलिए ब्रिटिश काल में हम थोड़ा सा बात करेंगे। इसमें क्या था, इस समय थोड़ा सा सुधार आया हमारी एजुकेशन। इस समय अध्यापन एक वृत्ति के रूप में स्थापित हो गया था। शिक्षा के प्रसार में अध्यापकों की मांग बढ़ गई थी, इसलिए अध्यापन कार्य में लगे शिक्षकों के लिए शिक्षण में प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस हुई। यानी कि जब ब्रिटिश में अंग्रेज लोग आए और अंग्रेज लोगों ने जब यहाँ देखा शिक्षा व्यवस्था किस तरीके की है, तो उन्होंने देखा कि शिक्षा की यहाँ बहुत जरूरत है, क्योंकि यहाँ अंधविश्वास ज्यादा फैले हुए थे और बहुत सारी चीजें थी जो कि हमारे यहाँ पर कमियां थी। तो उन्होंने यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था जो बनाई वो अपने अनुसार बनाई, क्योंकि उनके बच्चों की भी शिक्षा यही थी। ठीक है ना, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे टीचर्स के लिए बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि सबसे पहले पढ़ाने के लिए टीचर्स की जरूरत होती है। तो उन्होंने उन तरीके के टीचर्स देखे जो व्यवसायिक टीचरों के रूप में सबसे पहले प्रारंभ हुए, वो ब्रिटिश काल में ही प्रारंभ हुए। ठीक है, सर्वप्रथम 1819 यानी कि 1819, ये सन जरूर याद रखिए, 1819 में कोलकाता हो चुका है। कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय। ठीक है ना, 1819 में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया। किसने? सबसे पहले किसने? कलकत्ता विश्वविद्यालय। नाम ध्यान रखें कि सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? कलकत्ता विश्वविद्यालय ने प्रशिक्षण कार्य। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षकों के लिए। ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षकों के लिए। ठीक है, प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया। इसके बाद 1924 में हम बात करेंगे। 1924 में ये पॉइंट है, पॉइंटों को ध्यान रखें जरा। 1924 में बंबई में देसी विद्यालय, बंबई में देसी विद्यालय, देसी विद्यालय समाज, एक सोसाइटी बनी, देसी विद्यालय समाज। ठीक है, ने भी प्रशिक्षण का कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ। तीसरे पे हम बात करें, तीसरे नंबर पर, तो फिर आता है हमारा 1926 में मद्रास। मद्रास, ठीक है ना, मद्रास शिक्षा समाज।
डेट ध्यान रखें, 1819 में कलकत्ता विश्वविद्यालय, 1924 में बम्बई देसी विद्यालय समाज, 1926 में मद्रास शिक्षा समाज। ठीक है ना, मद्रास शिक्षा समाज में प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, इन्होंने भी प्राथमिक शिक्षा में प्रशिक्षण कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। अच्छा, इसके बाद देश के विभिन्न स्थानों पर प्राथमिक शिक्षा के केंद्रों की स्थापना की गई। इसके बाद देश के विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। मैं बात करूंगा 1854 की। 1854 तो 1854 में क्या हुआ? 1854 में वुड डिस्पैच, ये क्वेश्चन बहुत आया हुआ है, वुड डिस्पैच 1854 में वुड डिस्पैच ने इंग्लैंड की भांति देश में विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। ये पॉइंट ध्यान रखें, 1854 में वुड डिस्पैच ने अपने इंग्लैंड की तरह ही यहाँ पर भी बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए। ठीक है, मैं थोड़ा सा और कहूँगा, उसके बाद हम आगे बात करेंगे, बस थोड़ा सा और ब्रिटिश शिक्षा में। ठीक है, ब्रिटिश शिक्षा में बात कर रहे हैं तो 1882 आपको याद होगा, जिन्होंने सीटेट यूपीटेट की तैयारी की है, 1882 इस सन बहुत महत्वपूर्ण है। बता सकते हैं कौन सा है? कोई बात नहीं, 1882 का मतलब है हंटर आयोग। सारे भी क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं, हम हंटर आयोग की बात कर रहे हैं। हंटर आयोग ने कुछ सुझाव दिए, उसके आधार पर 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में अनेक प्रशिक्षण केंद्र खुल गए। हंटर आयोग ने 1882 में सुझाव दिए, उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में क्या हुआ? बहुत सारे प्रशिक्षण केंद्र खुल गए। सन 1982 को, इसके जस्ट 100 साल बाद, 1982 कौन से दिन? 5 सितंबर। बता सकते हैं 5 सितंबर को क्या होता है? भारत में 5 सितंबर क्यों, किस लिए मनाया जाता है? 5 सितंबर शिक्षक दिवस, शिक्षक दिवस के लिए। ठीक है ना, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के लिए भारत सरकार ने शिक्षक के लिए राष्ट्रीय आयोग प्रथम और द्वितीय का गठन किया, जो शिक्षकों को समर्पित था, यानी कि राष्ट्रीय आयोग पहली बार शिक्षकों के लिए समर्पित बनाया गया। कब? 1982 में 5 सितंबर को। ये ध्यान रखिए क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आयोग हमारे लिए कब बना? 5 सितंबर। देखिए, मैंने आपको तीनों शिक्षाओं के बारे में बता दिया। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी चीजें और बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूंगा, क्योंकि इसमें जानना ये जरूरी था कि इतना सारा है और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि इस पर कम से कम 4 वीडियो बन जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। जितना कि मैंने आज समझाने की कोशिश की है, उसमें आप ये है कम से कम 5 पेज 6 पेज आराम से लिख सकते हैं, अगर इतना सारा है तो आपके पास मैटर विद वेट और विद आपका ये जो मटेरियल है, इसके साथ आप कर सकते हैं। अब आपके लिए मैं सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात लेके आया हूँ कि जो भी कोई जो वीडियो देख रहे हैं आप, इस वीडियो के जितने भी नोट्स हैं, अगर किसी को चाहिए तो हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना मोबाइल नंबर सेंड करें, जिससे मैं उनके व्हाट्सएप पर ये इसकी PDF फाइल सेंड कर दूंगा और आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप मुझे लाइक करेंगे तो मैं आपको इसके लाइक करिए मत करिए कोई इशू नहीं है, बट ये है कि अगर आप को ये लगता है कि यूजफुल है तो फिर आप अपना मोबाइल नंबर सेंड करिए, मैं आपको इसके व्हाट्सएप पर सारे PDF फाइल सेंड कर दूंगा। और
पर 2 क्वेश्चन है मेरे, उन 2 क्वेश्चनों के जवाब मुझसे आपसे चाहिए कि आपने ये वीडियो जो देखी उस वीडियो के आधार पर क्या आपने ये चीज सीखे। अगर आपने सीखा है तो कमेंट सेक्शन में मेरे इन 2 क्वेश्चनों का आंसर जरूर दें, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको बताने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन रहेगा मेरा, शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास। शिक्षा तथा राष्ट्रीय विकास प्रतिवेदन किस आयोग में आया? किस आयोग में आया? पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है मेरे, 2 क्वेश्चनों में आप जरा ध्यान से समझें। अध्यापक शिक्षा को कितने कालों में बांटा गया है? कितने कालों में बांटा गया? अध्यापक शिक्षा को कितने कालों में बांटा गया? ये बात जरूर समझ लीजिए, अध्यापक शिक्षा को कितने कालों में बांटा गया, ठीक है। इन 2 क्वेश्चनों के आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में आपके चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद।